साथियों नमस्कार। हाल ही में चाइना के कुछ एयरक्राफ्ट्स ने ताइवान के एयर स्पेस को वॉयलेट किया है। हालांकि चाइना ऐसी हरकतें ताइवान को लेकर पहले भी कर चुका है, लेकिन इस बार का जो ये एपिसोड पूरा हुआ है वो ताइवान के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि इस बार की जिस तरह की फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट्स की चाइना ने की वो ताइवान के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक थी, जिसके रिजल्ट में ताइवान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने ओपनली ये कहा कि ताइवान वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ताइवान के एयर स्पेस को वॉयलेट करते हुए चाइना ने किस तरह की फॉर्मेशन को अपनाया और किन कारणों की वजह से इस तरह की फॉर्मेशन चाइना ने की। चाइना ने लगभग 52 एयरक्राफ्ट्स को ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल करवाया, जिसमें से 36 फाइटर एयरक्राफ्ट्स थे और 16 बॉम्बर्स थे, और वो बॉम्बर्स न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने के कैपेबल भी थे। लेकिन इस बात पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है कि उस समय पर वो बॉम्बर्स न्यूक्लियर वेपन्स लेके फ्लाई कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर वेपन लेकर भी नहीं फ्लाई कर रहे थे ताइवान के एयर स्पेस में, उसके बावजूद भी बॉम्बर का ऐसे किसी कंट्री के एयर स्पेस में जाना एक ओपन थ्रेट होता है। तो अब समझने का कोशिश करते हैं हम कि किन कारणों की वजह से चाइना ने एक ओपन थ्रेट ताइवान को दिया। उसमें से सबसे पहला कारण यह है कि हाल ही में इंडिया और ताइवान के बीच एक 56,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर डील हुई थी, तो जिसको चाइना चाहता है कि वो डील फ्रीज हो जाए। और हाल ही में ताइवान के कुछ एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि अगर चाइना इस तरह की हरकत ताइवान के साथ करता रहता है तो आने वाले समय में ताइवान को अपने पोर्ट्स को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया और ताइवान के बीच जो ये डील हुई है वो हैम्पर हो सकती है, वो फ्रीज हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ऑकस मिलिट्री अलायंस को साइन किया था। उसके बारे में हमने आपके साथ बात भी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाकर देखें। तो जो ऑकस मिलिट्री अलायंस फॉर्म हुआ था उसमें ओपनली यह भी लिखा गया है कि ये अलायंस ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, और उसी के बैकड्रॉप में इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देंगे। तो उसका जवाब देने के लिए भी चाइना ने ये हरकत की है। और तीसरा कारण ये है कि यूरोप के अंदर लिथुआनिया लगातार ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एक्सेप्ट करने की ओर बढ़ रहा है, और हाल ही में लिथुआनिया ने ओपनली ये कहा कि ताइवान हमारे देश के अंदर एम्बेसी अपनी ताइवान के नाम से ओपन कर सकता है। लेकिन चाइना ताइवान को लेके पूरी दुनिया के साथ इतना कैटेगोरिकल है कि चाइना ताइवान शब्द को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो कंट्रीज को बाउंड करता है कि आप ताइपे वर्ड यूज करोगे। वहीं लिथुआनिया ने ओपनली ये कहा कि ताइवान हमारी कंट्री के अंदर अपनी एम्बेसी ओपन कर सकता है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में चाइना ने लिथुआनिया से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, और उसके बाद लिथुआनिया ने अपनी कंट्री के अंदर चाइनीज फोन को कंप्लीटली बैन कर दिया। तो इन सभी चीजों के जवाब के रूप में चाइना ने इस बार इस तरह की फॉर्मेशन की है। अब सवाल ये उठता है कि इतना पूरा घटनाक्रम होने के बाद ताइवान को लेके यूएसए का क्या स्टैंड है। यूएसए की पॉलिसी ताइवान को लेके अफगानिस्तान जैसी ही है। जिस तरह से जो बाइडन अफगानिस्तान के विषय पे ये कह रहे थे कि हमने अफगान के सोल्जर्स को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, 3 लाख अफगानी सोल्जर्स हैं, तालिबान को पावर में आने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा जिस तरह की बात जो बाइडन द्वारा कही गई उससे उल्टा अफगानिस्तान के अंदर हमें देखने को मिला। और वैसा ही स्टैंड जो बाइडन का ताइवान के इश्यू पर है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम ताइवान को कैपेबल करेंगे ताकि वो चाइना के इन्वेजन को रोक सके। लेकिन ये ओपनली यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका फेलियर दर्शा रहा है, क्योंकि ताइवान एक बहुत छोटा देश है और चाइना के पास जिस तरह की मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, चाइना के पास लगभग 3,000 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके पास एक मिलिट्री का बहुत बड़ा बेस है। तो ताइवान अकेला चाइना के खिलाफ
नहीं लड़ सकता, ये बिल्कुल ओपन और क्लियर है। उसके बाद भी यूएसए का इस तरह का स्टैंड ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो बाइडन के हाथ से उनकी प्रेसिडेंशियल फेज के अंदर अंदर ताइवान भी ना निकल जाए। अगर नियर फ्यूचर यूएसए के कंट्रोल से ताइवान भी निकल जाता है तो यूएसए की प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री के अंदर जो बाइडन को सबसे वीक प्रेसिडेंट के रूप में देखा जाना और अच्छे से लगेगा। हमने देखा अफगानिस्तान के पूरे एपिसोड के बाद किस तरह से मीडिया के अंदर जो बाइडन को जिमी कार्टर से कंपेयर किया गया, जिनके समय पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे और ईरान को वो न्यूक्लियर वेपन्स भी बेचे थे। लेकिन इस बार के पूरे एपिसोड से एक चीज क्लियर हो जाती है कि चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, जिसके कारण साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश के जो इंटरेस्ट हैं साउथ चाइना सी के अंदर वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हैम्पर होते नजर आएंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि चाइना जिस तरह से एक्सपेंड कर रहा है उस तरह से साउथ चाइना सी वर्ल्ड वॉर 3 का कारण भी बन सकता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो अपने व्यूज को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या वर्ल्ड वॉर 3 साउथ चाइना सी में शुरू हो सकता है? क्या साउथ चाइना सी वर्ल्ड वॉर 3 का एक बैटल ग्राउंड बन सकता है? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।